हो गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का जो कुछ लोग तो उसको बायोलॉजी में मानते हैं और कुछ लोग उसको एसएसटी में मानते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो। ये चैप्टर, इसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। हाँ, लेकिन अब तो बोर्ड की परीक्षा आ रही है तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारे टर्म बराबर है, तो हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाली आपकी 20 फरवरी तैयारी चल रही है, सभी पूरी तरीके से पूरे मन से अपनी तैयारी करेंगे ताकि बोर्ड में अच्छा रिजल्ट अपना ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर में हमने क्या करा है कि हमने सारे के सारे टॉपिक कवर करे हैं। इसको हम वन शॉट के नाम से जानेंगे। वन शॉट के तरीके से इसको खत्म करेंगे, बहुत कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नाम है अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। क्लास 10 के बच्चों के लिए है। आप तैयार हैं? ओके, अगर आप तैयार हैं तो नीचे थंब प्रेस करें, यानी कि लाइक करें वीडियो को, ठीक है। हाँ, एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सभी जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर से। चैप्टर में एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, सभी चीजें जो है आपस में एक दूसरे को परस्पर क्या होती हैं, निर्भर होती है, डिपेंड करती हैं। उसी के सबके संयोजन को बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट इंक्लूड आवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के जीव जंतु और सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचुरली एनवायरनमेंट में हमारे में मौजूद है, उन सभी के आपसी सहयोग से ही बनता हमारा क्या, एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। हमारे आसपास दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक निम्नीकरणीय वेस्ट होते हैं, एक अजैव निम्नीकरणीय वेस्ट होते हैं। ऐसे वेस्ट जो हमारे पर्यावरण में कुछ समय के लिए पड़े रहते हैं और उसके बाद में वो धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, अपघटक कर दिए जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय। जैसे आपने एग्जांपल में आपको बताऊं, हमने केला खाया तो केला खा के केले का छिलका फेंक दिया। अब आप 2-3 दिन में क्या देखोगे कि केले का छिलका जो है पहले धीरे धीरे जो है काला होता चला गया और उसके बाद में एक दिन खत्म हो गया वहां से। तो कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जो केले का छिलका है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया लगे, उन्होंने उसको डिकम्पोज कर दिया। यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीज में तोड़ने का काम बैक्टीरिया करते हैं, और वो जिसको तोड़ देते हैं उस वेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसका उल्टा है। ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो एनवायरमेंट में हमारे बहुत लंबे समय तक पड़े होते हैं, जिसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपल उसमें पदार्थों में नहीं तोड़ पाता, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पड़ी है एनवायरमेंट में तो सालों साल, 100, 200, 500 साल तक हमारे एनवायरमेंट में ऐसी पड़ी रहती है। तो इस तरीके के जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं गैर निम्नीकरणीय, यानी कि अजैव निम्नीकरणीय बोलो या फिर गैर निम्नीकरणीय बोलो, इंग्लिश में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डेफिनेशन आपके सामने, आप इसको उतार लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बोलते हैं पारितंत्र। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र, यानी कि हमारे पास कोई लिमिटेड एरिया हो, कोई यूनिट हो एरिया की, उसके अंदर लिविंग चीजें भी हो और नॉन लिविंग चीजें भी हो। एक लिमिटेड एरिया हो, उसके अंदर लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें आपस में एक सामंजस्य स्थापित करके रहती हो, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल एक मटका है, उस मटके में हमने क्या करा कि कुछ जीव डाल दिए तो वो भी उनके लिए इकोसिस्टम हो जाएगा। एक देश है, एक देश में जो जीव रहते हैं, जो सभी प्राणी रहते हैं, उनकी जमीन है, हवा पानी है और खुद जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, वे सब क्या है, एक इकोसिस्टम है। ऐसी हम बात करें अपने एशिया महाद्वीप पे, वो भी एक इकोसिस्टम है। ऐसी बात करें एक अर्थ की तो वो भी एक इकोसिस्टम है। या हम बात करें समुद्रों की तो समुद्र अपने आप में एक इकोसिस्टम है, नदियां अपने आप में इकोसिस्टम है, तालाब अपने आप में इकोसिस्टम है। मतलब ये कि कोई लिमिटेड एरिया हो, कोई लिमिटेड एरिया हो या कोई फिक्स एरिया हो, कोई निर्धारित जगह हो, उसके अंदर रहने वाले लिविंग और नॉन लिविंग सभी आपस में मिलकर के सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक। इकोसिस्टम के दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है इसके एबायोटिक, एक फैक्टर है इसके एबायोटिक कंपोनेंट और एक है इसके बायोटिक कंपोनेंट। दोनों को देखते हैं, एक अजैवीय घटक, एक जैवीय घटक। ये हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट है। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो ए बायोटिक कंपोनेंट को बोलते हैं अजैविक घटक, यानी कि ऐसे ऐसे घटक जिसमें जीवन नहीं होता, जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम
या नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। यानी कि ऐसे ऐसे हमारे पास में जो है कंपोनेंट होंगे जो लिविंग नहीं होंगे, नॉन लिविंग होंगे, अजैव होंगे, जैव नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हवा है, पानी है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, वे सभी हमारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है जी, आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला अगला है हमारा बायोटिक फैक्टर, इसको बोलते हैं जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, इसमें वे सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो जीवित रहते हैं, कभी कभी जिनमें जीवन रहा हो, लिविंग होती हैं। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम और द लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम is a community organism like plant, animals, which is made up of a many different interdependent population। यानी कि ऐसे ऐसे प्राणी जो सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो, उसको हम बोलते हैं क्या, बायोटिक फैक्टर, जिसमें सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी आते हैं। बात समझ में आई। अब जो हमारे जो फैक्टर हैं बायोटिक, जैवीय जो हमारे घटक हैं, ये जो हमारे बायोटिक फैक्टर हैं, जैवीय घटक हैं, इन जैवीय घटक को तीन भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है इसके अंदर प्रोड्यूसर, दूसरा भाग है इसके अंदर कंज्यूमर, और तीसरा भाग है इसके अंदर डिकम्पोजर। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा है इसके अंदर अपघटक। तीनों को वन बाय वन समझ आगे जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जी। प्रोड्यूसर यानी कि यह हमारा उत्पादक। क्या होता है उत्पादक? देखो, उत्पादक का मतलब होता है जो चीजों का उत्पाद करता हो। ठीक है भाई, प्रोडक्शन क्या होता है, किसी चीजों का उत्पाद करना। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जूते बनते हैं मान लो, तो वो जो जूते बनाने वाली कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है। तो वो कौन हो गए, वो हो गए प्रोड्यूसर। अब उन जूतों को मार्केट से खरीद के हम ले आए और हमने उसको कंज्यूम करा, यूज करा, तो हम हो गए कंज्यूमर, उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो वही बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर को कहते हैं हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। प्रोड्यूसर मतलब बोलते हैं उत्पादक। क्या होते हैं उत्पादक? वे जीव जो क्लोरो वे जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं। बात समझ में आई। मतलब हमारे एनवायरमेंट में जो CO2 है और पानी है, उनकी मदद से और सनलाइट की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं। कौन करते हैं? प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O की मदद के साथ में भोजन बनाकर तैयार करते हैं। इसी को बोलते हैं आप फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन जो होती है हमारी, उसको हम कहते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? वे सभी पौधे, एवरी ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर द फूड, सभी हरे पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं, उनको कहते हैं हम क्या, उनको कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे इसके अंदर जितने भी हरे पौधे सभी प्रोड्यूसर हैं। बात करते हैं कंज्यूमर की, उपभोक्ता की। तो जो प्रोड्यूसर से मिलने वाली चीजों का उपभोग करते हैं, जैसे पेड़ पौधों से जो भी मिला उसको जो यूज करते हैं, जो खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय द और प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर कौन होते हैं? जो फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को खा लेते हैं। एक बात है कि सभी के सभी एनिमल्स, चाहे कैसा भी कोई एनिमल्स हो, वो क्या है, कंज्यूमर तो है ही है, क्योंकि भाई फूड तो खाएगा ही वो। और यहाँ पे हम मनुष्य को भी क्या मानते हैं? एनिमल्स ही मानते हैं। और आगे कंज्यूमर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये तो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि जो कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहली कैटेगरी है उसके अंदर हर्बीवोरस, दूसरी है, कौन सी है दूसरी? दूसरी है कार्निवोरस, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है हमारी ओमनिवोरस। तो 3 कैटेगरी हमारे पास में है। तीनों कैटेगरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि आप जानते ही होंगे। चलो, जानते हैं तो भी अच्छा, नहीं जानते तो भी अच्छा है। हर्बीवोरस क्या होते हैं? इसको बोलते हैं शाकाहारी। ये वे जीव होते हैं जो सिर्फ शाक सब्जियां खाते हैं, मतलब प्लांट से मिलने वाले उत्पाद को खाते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी। जैसे इसमें गाय है, हाथी है, ठीक है, हिरन है, इस तरीके के जो प्राणी है। ये कौन है? लंबी गर्दन वाला कौन होता है बताओ? ये जेब्रा है और ये जिराफ है। तो ये सभी क्या है? ये सभी ऐसे प्राणी हैं जो अपना भोजन सिर्फ पौधे से प्राप्त करते हैं, और इनको बोलते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस। नेक्स्ट हमारे पास में कार्निवोरस। कार्निवोरस को बोलते हैं हिंदी में शाकाहारी, सॉरी, कार्निवोरस को बोलते हैं मांसाहारी।
मांसाहारी कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं जो मतलब दूसरे जीवों को खाते हैं या मीट खाते हैं, ये प्लांट को नहीं खाते, तो उसको बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हो मांसाहारी के जितने भी आप सामने एनिमल्स देख पा रहे हैं ये सब मांसाहारी हैं। कॉमन शेर और चीता आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्या होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। इससे पहले कौन थे? शाकाहारी थे। और हमारा लास्ट बचा थर्ड जो हमारा टाइप, उसको बोलते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं? इसको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जो हमारे पास एनिमल है, उन एनिमल में हाँ, वो चेक करने का था वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है। ऐसा भी होता है ना बच्चों, अकेला हूं मैं, मान लो बंद हो गई वीडियो और हम यहाँ पढ़ाते जा रहे हैं, बस ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? ये होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ये है कि वे जीव जो दोनों को खाते हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है, अपने को भी फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, प्लांट से मिलने वाली चीजों को भी खा सकते हैं, और एनिमल्स को भी हमारे खा सकते हैं, वो है ओमनिवोरस सर्वाहारी। इसके एग्जाम्पल आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, सुअर है। सुअर गलत लग रहा है यार, कुछ बात नहीं, चींटी भी इसी के अंदर है, गिलहरी भी इसी के अंदर है। देखो कितनी प्यारी गिलहरी होती है, लेकिन फिर वो भी देखो मांसाहारी भी है ना, सर्वाहारी भी है, दोनों है उसके अंदर। सांप की तो सॉरी, मोर कितना अच्छा लगता है देखने में, वो भी ऐसा ही है। इसका मतलब जो चीज दिखती है वैसी नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिकम्पोजर, अब घटक है। क्या होता है डिकम्पोजर? देखो जी, डिकम्पोजर बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं डिकम्पोजर। वो क्या करते हैं? हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी पे जो जीव पड़े हुए होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, मरे हुए जीवों को तोड़ कर खत्म करते हैं धीरे धीरे। वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों जैसे मृत पौधों और जानवरों तथा उनके उत्पादों जैसे मल मूत्र आदि में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, उसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। कोई मरा हुआ पौधा हो, मरा हुआ एनिमल हो, ठीक है, फल सब्जियां और कुछ भी चीजें हो, सबको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के खत्म कर देते हैं, तो वो कौन होता है? डिकम्पोजर। तो जब कोई आदमी सब चीज खत्म कर देगा तो हमारे एनवायरमेंट की सफाई कर रहे हैं। तो जब हमारे एनवायरमेंट की सफाई कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सफाई कारक भी कहते हैं, ठीक है, क्लीनर भी कहते हैं। हमारे एनवायरमेंट के क्लीनर कौन है? यही है। ये याद रखने वाली बात है, पेपर में सवाल बन जाता है। इंपोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर, इनकी क्या महत्वता है हमारे जीवन में, मतलब हमारे लिए कैसे जरूरी है ये। तो इनके बारे में जरूरी क्या है कि एनवायरमेंट को क्या करते हैं? साफ करते हैं। द डिकम्पोजर हेल्प द डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड हैंस एक्ट क्लीनिंग एजेंट। मैंने बताया ना आपको कि ये क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। ये काम करते हैं किसका? ये करते हैं सफाई करने में मदद करते हैं, सफाई कारक होते हैं, ठीक है। और यह केवल अपघटों की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसका मतलब यह है कि अगर डिकम्पोजर हमारे पास ना होते तो बड़ी समस्या रहती है। भाई कोई जीव मर गया तो पड़ा ही है, मरा हुआ पड़े ही है, तो पड़े ही है, खत्म नहीं होने वो। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? एनवायरमेंट में से सभी के सभी जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, चाहे वो प्लांट्स के पार्ट हो, चाहे एनिमल्स के पार्ट हो, या खुद प्लांट हो खुद एनिमल्स हो, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। हाँ, पर समय लेते हैं थोड़ा, पर कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड चेन। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आती है, और मैंने आपको कई बार बोला है कि फूड चेन जरूरी है। तो फूड चेन क्या है? चैन चैन है, मतलब चैन सिस्टम है, एक से वो जुड़ा, उससे वो जुड़ा, उससे वो जुड़ा। आजकल चला ना कंपनियों में, ये जो बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, ये बड़ी जल्दी फंस जाते हैं चैन सिस्टम में, कि भाई हम कंपनी में जॉब दे रहे हैं आपको, आपको 3 लोग जोड़ने हैं, और फिर आपके पास मर्सिडीज होगी, ये होगी, बड़े बड़े सपने खाते हैं। तो इन चक्करों में बच्चों नहीं फंसना है, ठीक है। ये चैन सिस्टम बड़ा बुरा सिस्टम है, ठीक है। एमएलएम कंपनियां होती है, हालांकि कुछ लोग समझ में आती है, इसका विरोध करते हैं, मानते ही नहीं है वो, लेकिन ये ठीक नहीं है। अभी आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, अपने मम्मी पापा की बातें मानिए, क्योंकि इस संसार में अगर कोई आपके हित की चाहता है तो सिर्फ आपके माता पिता, कोई नहीं है। तो माँ बाप की ही सुने और किसी ही ना सुने, ठीक है। हाँ, चलो शुरू करते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक ऐसी चेन जिसमें फूड एक स्टेप से अगले स्टेप में जाता है, एक जो हमारे पास लेवल है उस लेवल से अगले स्टेप पे जाता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। यानी कि एक जीव को खाया किसी ने, उसको दूसरे ने खाया,
उसको फिर दूसरे ने खाया। तो इस तरीके से एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एनर्जी आगे तक क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो उसको हम बोलते हैं फूड चेन। अरे बात ये है कि क्यों खाते हैं भाई, कोई किसी को क्यों खाता है, कोई बताए भैया? इसलिए खाते हैं, भूख लगती है। भूख लगने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी, और जब हम फूड खाते हैं तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए एक जीव जब दूसरे जीव को मार के खाता है एनर्जी के लिए, और फिर मार के खाता है वो अगले किसी आदमी को, और उसको कोई और मार के खा जाता है, तो एक चैन बन जाती है, उसको ही कहते हैं फूड चैन। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौर ने, इसको खा ले चूहे ने, और चूहे को खा ले किसने, उल्लू ने। आसान है। ये कैरेट है, गाजर है, गाजर खाया खरगोश ने, खरगोश खाया लोमड़ी ने, लोमड़ी खाया किसने, शेर ने। इसी तरह से यहाँ पे ग्रास है, इसको खाया ग्रास हॉपर है, टिड्डा कहते हैं इसको। फिर ये जो है मेंढक है, और ये फिर जो है सांप है, उसके बाद खाया उसको बाज ने। ठीक है, तो ये एक चैन बन रही है ना, तो ये हमारी क्या है, ये फूड चैन है। बात समझ में आ गई? एक इधर बनी हुई है, ये प्रोड्यूसर है, फिर ये कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी मेंढक है, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खाया इसने, बाज ने, और बाजो खा गए डिकम्पोजर, फंगी वगैरह, जब वो मर गया खत्म कर दिया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी फूड चेन है। फूड चेन के बारे में एक बात और है, वो बतानी बात जरूरी है कि जो फूड चेन है वो एक दिशा में मूव करती है, यानी कि इधर से किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इस तरफ। ये मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगी, इस तरफ। ये यूनि डायरेक्शनल होती है, एक दिशा होती है। ये भी देखो एक ही दिशा में जा रहा है, सब एक ही डायरेक्शन है इसकी। तो ये हमारी फूड चेन होती है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट टॉपिक, फूड वेब। फूड वेब होता है आहार जाल, मतलब एक नेटवर्क ऑफ फूड चेन। मतलब फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन हो गई, उन्होंने आपस में नेटवर्क बना लिया, वो वाली फूड चेन उससे जुड़ गई, वो उससे जुड़ गई, वो उससे जुड़ गई, मतलब एक जाल सा बना लिया। ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन दैट इज कॉल्ड फूड वेब, यानी कि आहार श्रृंखलाओं का जाल, आहार जाल कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस मेंढक को कई जीव खा रहे हैं, इसको भी कई जीव खा रहे हैं, इसको भी कोई खा रहा है, कभी कोई किसको खा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक जीव को कई जीव खा सकते हैं, उसको फिर बहुत जीव खा सकते हैं। तो ये हमारी होती है फूड वेब। इसके बारे में क्या बात है कि इसके बारे में जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो नॉन डायरेक्शनल है। मतलब पहले वाली में तो था यूनिडायरेक्शनल, उसमें एक दिशा में मूव करता था, एक सीधी सी दिशा में। यहाँ पे एक दिशा नहीं है, यहाँ पे आप इसकी बात करें, इसको इधर भी जाना है, इसको यहाँ भी इसको एनर्जी मिलती है, इसको इससे एनर्जी मिलती है, इसको इससे एनर्जी मिल सकती है, मतलब किसी को किससे एनर्जी प्राप्त हो सकती है। ये हमारा फूड वेब, आहार जाल। आप समझ गए? नेक्स्ट चले। ओके, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे वही बात करी गई है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग ऑन इकोसिस्टम इन विच द एस्टेबलाइज नेटवर्क ऑफ ए फूड दैट इज फूड वेब। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि एक नेटवर्क स्टेबलाइज हो जाता है कई चैनों का आपस में, जिसको हम फूड वेब बोलते हैं। ये देखो हमें यहाँ दिखाया हुआ है, और एक यहाँ पे दिखाया हुआ है, दोनों फूड वेब है। इस तरीके से इनको क्या बोलेंगे, फूड वेब। और इसके बारे में जो बात बताने वाली ये थी कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन डायरेक्शन। ठीक है, नॉन अदिशीय। ठीक है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, किस तरीके से चल रहा है सिस्टम। नेक्स्ट, अगला है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल को हिंदी में बोलते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर कह लो इसको, या फिर इसको ऊर्जा स्तर कह लो, आपकी मर्जी है। हिंदी में तो दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। पोषी स्तर डालेंगे हेडिंग, या डालेंगे ऊर्जा स्तर। और डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, खाद्य श्रृंखला के वे विभिन्न चरण जिसमें भोजन का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। मतलब स्टेप है, एक लेवल से अगले लेवल पे एनर्जी चली गई, ये भोजन चला गया, इस लेवल से यहाँ पे चली गई एनर्जी, भोजन चला गया, यहाँ से यहाँ चली गई जो एनर्जी, भोजन चला गया। तो मतलब एक लेवल से अगले लेवल पे, इस लेवल से अगले लेवल से, इस लेवल से अगले लेवल पे जब फूड ट्रांसफर होता है तो उन लेवलों को बोलते हैं पोषी स्तर, या एनर्जी लेवल, या ट्रॉपिक लेवल। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या है कि पौधे उत्पादक होते हैं, ये तो आप बता नहीं चुके हैं। मैंने बोला था प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रथम पोषी स्तर का गठन करते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन होते हैं, पौधे ही होते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन होंगे, कंज्यूमर होंगे, और कंज्यूमर में कौन से, शाकाहारी वाले। थर्ड कौन होंगे, मांसाहारी, और फोर्थ कौन होंगे, सर्वाहारी ओमनिवोरस, और उसका लास्ट कौन होंगे, लास्ट होंगे डिकम्पोजर। ठीक है, वही यहाँ पे बात कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अपना ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे देखो आप। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, यहाँ पे मैंने प्लांट्स बनाया हुआ है। तो ये पौधे क्या होते हैं, ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो इसलिए कौन है, प्रोड्यूसर है। इसको जिसने खाया
वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। है तो बाकी सभी कंज्यूमर, लेकिन जो सबसे पहले खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। उसमें एक जीव है जिसको टिड्डा देख रहे हो आप, उसको खाया सांप ने तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। उसको खाया किसने, कोई जीव है यहाँ पे, ठीक है, जिसने सांप को मारे खाया है, वो हमारा है टर्शरी कंज्यूमर। और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में कौन है, ये बाज है या गिद्ध जो भी है, इसने खाया इसको, तो ये हमारा हो गया, ये फोर्थ हो गया कंज्यूमर। बात समझ में आ गई। उसके बाद वो मर गया तो उसको खाया किसी डिकम्पोज होने, तो अगला ट्रॉपिक लेवल वो हो गया जो कि बनाया भी है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि एक जीव को जब दूसरे जीव मार के खाता है तो उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, फिर उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, फिर उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। इन सभी को आप एनर्जी लेवल या ट्रॉपिक लेवल कह सकते हैं। द ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय द पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के पिरामिड से इनको दर्शाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये पारिस्थितिक तंत्र पर मानव गतिविधियों का प्रभाव, मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो हम मनुष्य हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो शिकार जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण खाद्य श्रृंखलाओं में छोटा होने से पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली में असंतुलन पैदा होता है तथा अंततः संपूर्ण जीव मंडल की कार्य प्रणाली में असंतुलन पैदा होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि एनवायरमेंट में मानव की जो गतिविधियां हैं उसके कारण जो इकोसिस्टम है वो छोटा हो गया है, और इकोसिस्टम छोटा होने से जो हमारे ट्रॉपिक लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो छोटा हो गया है, उससे समस्याएं बढ़ी। जैसे बड़े जीव मर चुके हैं, जैसे शेर सभी मरते जा रहे हैं, या चीते की संख्या भी बहुत कम हो रही है भारत के अंदर, चीता भी इतने बचे नहीं है। तो हायर एनिमल्स खत्म हो रहे हैं और हम पेड़ों को काट रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, प्रोड्यूसर भी। तो उससे हमारा जो एनवायरमेंट है डिसबैलेंस तो हो ही रहा है, जिसकी वजह से समस्या में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव इस पड़ रहा है एनवायरमेंट पे। अच्छा, यहाँ से 3 प्रश्न है, आपको सोचना है इसके बारे में। ठीक है, ये कोई बहुत कठिन नहीं, आसान है। क्या होगा अगर सभी के सभी शेर हटा दिए जाए, मतलब शेर हमारे बचे ही ना। एक जंगल है, उस जंगल की बात करते हैं, पूरा इकोसिस्टम हो गया एक तरीके से, वो उस जंगल में सारे शेर को पकड़ के मार दो या हटा दो, क्या होगा। दूसरा है सभी हिरण हटा दो जंगल में से, तो क्या होगा। और तीसरा है सभी उत्पादों को, पेड़ पौधों को हटा दो, क्या होगा। तो तीनों ही का जवाब एक है कि किसी भी एक पूरे ट्रॉपिक लेवल को आप अगर हटा देते हैं तो उससे पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। जैसे देखो, जैसे ये अगर आपने इनको सबको खत्म कर दिया, ये मान लो बिल्कुल खत्म हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ नहीं बचा कुछ भी, तो क्या होगा बच्चों कि इसको कोई खाएगा नहीं, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो सारे पौधे खा जाएंगे, तो पौधे खत्म, और फिर ये भूखे मर जाएंगे, ये भी खत्म, और जब ये मर जाएंगे तो ऊपर वाले दोनों भी मर जाएंगे, तो सब खत्म हो जाएगा सिस्टम। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये तो हो गई थी हमारी, ये भी हो गया था जी। अब है हमारा 10% का नियम, लॉ ऑफ 10%, वेरी इंपोर्टेंट नियम है, बार बार परीक्षा पूछा जाता है। इस नियम का क्या कहना है, इस नियम का कहना है कि देखो एनर्जी का स्रोत क्या है संसार में, एनर्जी का एक ही सोर्स है, कौन, सूर्य महाराज। हाँ, तो सन हमारे पास एनर्जी का स्रोत है। अब सूरज से, सन से जितनी एनर्जी हमारे पास पौधों को मिलती है वो तो मिलती है सिर्फ 1%। ठीक है, सूरज के पास जितनी भी एनर्जी है, मान लो 100% ऊर्जा है सूरज के पास, उससे सिर्फ 1% मिलेगी किसको, पौधे को। ठीक है, अब पौधों 1% मिली, अब पौधों को खाया किसी जानवर ने, तो जो भी जानवर पौधों को खाएगा तो पौधों से 10% ऊर्जा उस जानवर को मिल जाएगी, 90% ऊर्जा पौधा अपने लिए यूज कर लेगा। अब उस जानवर को खाया किसी दूसरे जानवर ने, तो उसमें से 10% एनर्जी अगले वाले को मिल जाएगी, 90 को यूज कर देगा। अब अगले वाले को खाया किसी और ने मार करके, तो फिर अगले वाले को 10 मिल जाएगी। मतलब एक एनर्जी लेवल से अगले ऊर्जा स्तर तक 10% एनर्जी ही मिलती है, 90% उसके द्वारा यूज कर ली जाती है, इसीलिए इसको 10% का नियम कहते हैं। हाँ, एक बात गौर करने वाले है कि पौधों से सिर्फ 1% ही मिलती है। ठीक है जी, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 100% एनर्जी थी सूर्य के पास में, यहाँ से पौधों को मिली, तो पौधों को मिलेगी सिर्फ 1%, उसके बाद फिर 10% ऊपर मिलेगी, फिर 10% ऊपर मिलेगी, फिर 10% ऊपर मिलेगी, 90% उसके द्वारा ही अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर ली जाती है। इसको ही बोलते हैं 10% का नियम। लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जैविक आवर्धन? जैविक आवर्धन का मतलब है कि जैसे एक जानवर था, ठीक है, पौधे थे, पौधों को किसी जानवर ने खाया,
उसको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, तो मतलब लगातार खाया जा रहा है एक दूसरे द्वारा। तो अगर गलती से भी किसी जानवर के अंदर केमिकल एंटर कर गया, मान लो पौधों के अंदर केमिकल आ गया, ठीक है जी, और पौधों को खा लिया किसने, किसी बकरी ने, और बकरी को या बकरे ने खा लिया, और बकरे को खा लिया मनुष्य ने, तो पौधों में जो केमिकल था वो बकरी में आ गया या बकरे में आ गया और उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब बकरे को खा लिया हमने, तो वो बकरे हमारे अंदर आ गए केमिकल। तो जब केमिकल एक एनर्जी लेवल से, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में चला जाता है, तो उस तरीके के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम, जो है उसको बोलते हैं जैविक आवर्तन मैग्निफिकेशन। द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट इट्स मास इज सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि एक एनर्जी लेवल से अगले एनर्जी लेवल में केमिकल्स की मात्रा का बढ़ते जाना, क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसी को। जैसे देखो ये फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, ये फैक्ट्रियां हैं, कार का धुआं है, तो यहाँ से जो धुआं वगैरह किसमें आ गया, ये आ गया बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया ने ले लिया। अब बैक्टीरिया को खा लिया इन्होंने, छोटे जीवों ने, जू प्लैंकटन ने, पानी में रहने वालों ने, तो इसमें आ गया। अब इसको खा लिया मछली ने, तो ये मछली के अंदर आ गया। मछली के अंदर से बड़ी मछली ने खा लिया, तो बड़ी मछली के अंदर और ज्यादा आ गया। फिर ये शार्क ने खा लिया, तो उसके अंदर आ गया, या वेल ने खा लिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक एनर्जी लेवल से अगले एनर्जी लेवल में केमिकल की निरंतरता जब मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जैविक आवर्धन मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, अब क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में जो कूड़ा करकट हम करते हैं, भैया इंसान है, कूड़ा तो करता ही है, तो जो कूड़ा करते हैं उस कूड़े को खत्म भी तो करना होता है, उसका निस्तारण भी तो करना होता है, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। तो उसके निस्तारण के 5 तरीके हैं। पहला है रिसाइकलिंग, दूसरा है भस्मीकरण, इंसिनरेशन, तीसरा है कंपोस्ट की तैयारी, और चौथा है भू भराई लैंडफिलिंग, पांचवा है सीवेज ट्रीटमेंट वाहित मल उपचार। तो आप जानते होंगे इसमें से रिसाइकलिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, बाकी सभी मैं बताता हूँ नंबर पे। रिसाइकलिंग का क्या मतलब है, पुनः चक्रण इसको हिंदी में कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग को बोलते हैं पुनः चक्रण। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई जो चीज होती है उसको हम यूज कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा से रिसाइकिल करके बना दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, डब्बे हैं, बोतल, देखिए आपको, ये सब हम यूज कर लेते हैं, फिर बाहर फेंक देते हैं। कबाड़े वाला आता है, कबाड़ी वाला आके सबको ले जाता है, फिर वापस से रिसाइकिल हो दोबारा हमें मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण। नेक्स्ट, यह है कंपोस्ट की तैयारी। इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास कूड़ा है, जैसे हमारे घर में किचन का जो कूड़ा, मोस्टली सब्जी वगैरह के छिलके हो गए या फल वगैरह के छिलके हो गए, ये सब हमारे जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं कि कहीं गड्ढा खोदा और वहां डाल दिया साइड में, तो वहां पे डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, खाद की तैयारी। तो इस तरीके से खाद बनाई जाती है। इसमें गोबर वगैरह भी आते हैं, पशुओं के मल मूत्र और किचन का सभी जो सामान होता है, सामान से मतलब मेरा डिस्पोजल वेस्ट, ये नहीं है कि गैस सिलेंडर किचन के ले लिए, नहीं, क्या है हमारा यहाँ पे किचन के वे पदार्थ हैं जो हमने खाने के साथ में खाए थे और बाकी जो बच गए थे, बचा हुआ फूड या फूड के पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास भस्मीकरण बोलते हैं इसको। ये जो भस्मीकरण है, इंसिनरेशन है, इसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी कूड़ा है उसको जला देते हैं। जैसे बहुत सारा कूड़ा है, जैसे कागज वागज पड़े हुए दुनिया भर के, है पत्ते वत्ते पड़े हैं, तो सब में आग लगा दी, सब बहुत छोटा सा हो गया, राख सी बन गई। तो उस तरीके से कूड़ा खत्म ही हो रहा है। हालांकि ये बेकार होता है, एनवायरमेंट को बड़ा पोल्यूशन पहुंचाता है, पर लोगों को फिक्र कहाँ है एनवायरमेंट की, सबको अपनी फिक्र है। आप देखते होंगे जब सर्दियां आती हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में दिल्ली में बहुत धुंध हो जाती है, आंखों में जलन मचती है। उसका कारण क्या है कि हरियाणा के अंदर जो कुछ किसान होते हैं वो पराली जला देते हैं, ठीक है। पराली क्या होता है, अरे भैया पराली हो गया, गेहूं जब काटे है ना, तो ऊपर की बाल तो काट लेते हैं, और जो नीचे की जो पूरी डंडी सी बचती है उनको वो जला देते हैं। इसका करना क्या है, वो जला के फिर खेत में ट्रैक्टर चलवा देते हैं। हालांकि गलत है वो, पर क्या करें, किसान भी मजबूर है और फिर आप लोग भी मजबूर है, दिल्ली वालों, बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, अगला है लैंडफिल भू भराई। लैंडफिल भू भराई सबसे बेहतर और आसान तरीका है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कूड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो अपना कहीं गड्ढा खोदा और वहां ये सब डाला, उसके ऊपर मट्टी डाली और सब दफन कर दिया, तो जमीन भर जाती है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो प्लॉट है, अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं, कूड़े की पिन्नी ली और ले प्लॉट में, कूड़े की पिन्नी ली ले प्लॉट में, तो प्लॉट को भर देते हैं, 2-3 सालों में बढ़ाव कर देते हैं। तो वो भी एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, लैंड फिलिंग भू भराई का। नेक्स्ट, अगला है सीवेज ट्रीटमेंट। इसके बारे में तो मैंने सबसे पहले ही बताया था। इसमें कहता है घर का जो सब मलमूत्र होता है, जो टैंक जो हमारा जो होता है, ठीक है, मॉर्निंग में जो हमारे वेस्ट निकलता है, उसका जो टैंक होता है, उस टैंक के अंदर क्या होता है कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सभी को कन्वर्ट कर देते हैं किसी कीचड़ में, खाद में,
और इसका प्रयोग खेत वगैरह में किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट, ये क्या है यूएनईपी? तो भैया यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जो चलाया जाता है। एक क्योटो प्रोटोकॉल था, उस दौरान क्या हुआ कि सभी देश के जो सभी मतलब इस दुनिया में जितने भी देश है सभी ने मिलकर के समिति बनाई, वो बनाई, कमेटी बनाई, और उन्होंने कहा कि भैया 1986 में बनाई, उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत पोल्यूशन हो रहा है, सीएफसी गैसेस ज्यादा बढ़ रही हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आने वाला समय ऐसा होगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया पे, क्योंकि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सभी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और जब पेड़ पौधे कटते हैं तो नुकसान तो होता ही है। इसलिए बच्चों मैं आपको एक सलाह दूं तो वो ये है कि आप अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है, संभव हो तो हर साल लगाएं, अपने हर जन्मदिन पर लगाएं। तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है। सीएफसी का प्रोडक्शन के ऊपर इन्होंने कहा था कि भाई 1986 में कमेटी बिठाई, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, कि भैया अब हम जो है ना कम करेंगे जो है कार्बन की उत्पत्ति, और उसके लिए जो हम काम करेंगे सभी देश मिल करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं। ओजोन लेयर क्या है? तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ये रहा, ये हमारी क्या है, ओजोन है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये O3, ये क्या हो गया, ओजोन। तो इससे बोलते हैं ओजोन। बनती कैसे है ओजोन? ऑक्सीजन O2 प्लस O, ये प्लस है यार, क्या बन रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो रही है कुछ इसमें, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, देखें आप जो है, ये ऑक्सीजन होता है, 2 होता है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, प्लस T बन रहा है, प्लस है ये, और फिर ऑक्सीजन होता है, और क्या बना देता है ये, O3, ओजोन। तो वो ओजोन है, ठीक है, समझ पाएंगे तो, हाँ कुछ दिक्कत करता है, चलो बाद में देखेंगे इसको। तो ओजोन क्या होती है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हो जाते हैं या 3 एटम हो जाते हैं, मॉलिक्यूल ओजोन होता है। अब ओजोन कहाँ मिलती है? जो हमारा ये एनवायरमेंट है, जो हमारे जहाँ पे पृथ्वी बनाते हैं, इसके ऊपर होता है कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, उसको पता है ओजोन स्फीयर। तो ओजोन स्फीयर में क्या पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है, ठीक है। और वैसा पूछेगा आपसे कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। अब ओजोन जो एक परत है वो क्या करती है, वो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास आती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो हमें नुकसान पहुंचाती है, वो हमारी स्किन कैंसर करती हैं और हम बीमारियां करती हैं। तो क्या होता है कि वो हमारे पास आती है, वो लौट करके वापस चली जाती है बाहर से बाहर ही, ओजोन की वजह से। लेकिन क्या हुआ कि ओजोन हमारी एक्टिविटीज की वजह से, हमारे बेकार बेकार हरकतों की वजह से, पेड़ पौधों काट दिया, केमिकल्स का बहुत यूज करा, एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो ओजोन पतली हो गई है। उसी को बोला है कि ओजोन में छेद हो गया। ओजोन कहीं, वैसे ओजोन बहुत मोटी, मान लो इतनी मोटी ओजोन है, एक जगह से इतनी पतली हो गई है, तो बोलते हैं कि छेद हो गया इसमें। तो वहां से क्या होता है कि हमारे पास में रेडिएशंस आ सकती हैं। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या होता है कि द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन। मतलब ओजोन का पतला होना क्या कहलाता है, ओजोन के क्षय, ओजोन का क्षय। अब बात है होती क्या चीज से, खराब किससे होती है ओजोन? तो ओजोन होती है सबसे पहले CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन, ये ओजोन डिप्लीशन के कारण है, इनकी वजह से ओजोन खराब होती है, ठीक है जी। अब CFC के अंदर क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, कार्बन भी है, तो ये सभी पदार्थ क्या करते हैं, ओजोन को खराब करते हैं। तो अब ओजोन को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनका यूज कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और निकलती कहाँ से है, जो AC और फ्रिज हमारे पास में होता है उससे CFC गैसेज निकलती हैं, तो कोशिश करें AC और फ्रिज का कम से कम यूज करें। पर भैया लोग मानते नहीं, करेंगे तो भाई जिसके पास है। पर ध्यान रखना है कि पेड़ भी लगाएं, ताकि चीजें उससे क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। और इसी के साथ में आपका चैप्टर खत्म होता है। आशा करते हैं आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर उसका समाधान देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।